हे एवरीवन, वेलकम टू डाउटनेट। आई एम योगेश शुक्ला, योर बायोलॉजी फैकल्टी, और स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है डाउटनेट नीट प्रिपरेशन। तो आप अपने सभी तो फ्रेंड के साथ ये शेयर जरूर कर दें, सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, और कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं आज की वीडियो आपको कैसी लगी। ये सारा सेशन आप सभी के लिए, बोर्ड और नीट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हर बच्चा एनसीईआरटी हाईलाइट प्रॉपर वे में मैं करवा रहा हूं। हर एक पॉइंट का क्या मतलब हो सकता है वो आज मैं आपको समझा रहा हूं। सो लगातार अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है इस चैनल को। आपके प्यार की, आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो आप इसे जरूर करते रहें। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का एक 7वां लेक्चर। क्योंकि आज से पहले मैंने आपको बहुत कुछ समझाया है और उन सारी चीजों को आप प्रॉपर वे में जरूर पढ़ लेना। पॉइंट ये है कि जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस है ना, को डोमिनेंस, इनके ऊपर अच्छे घुमाऊ वाले क्वेश्चन पूछते हैं। एक बार ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हम वो जो मतलब एनसीईआरटी के अलावा जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में गूंजने चाहिए, जो पीवाईक्यू में हैं, उनको मैं आपको डिस्कशन करूंगा ताकि आपको ये भी समझ में आ जाए। क्योंकि ये जस्ट लाइक न्यूमेरिकल है कि मतलब आपको पूरा थ्योरी कुछ और आपने पढ़ा है, पर आपको जब क्वेश्चन सामने आएगा तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि असल में ये पूछना क्या चाहता है। तो इसलिए आपको वैसे डिस्कशन करना भी बहुत जरूरी है, जो मैं आपको प्रॉपर वे में करवाऊंगा इस चैनल की वीडियो के लास्ट में, मतलब जब भी हम चैप्टर कंप्लीट करने वाले होंगे उस पर। ठीक है, चलिए। तो कमेंट सेक्शन में मुझे सबसे पहले आप जरूर बता दें कि यार अगर हम डायहाबिट-रॉस का टेस्ट क्रॉस करते हैं तो उसका रेशियो क्या होता है। वीडियो के लास्ट में मैं इसका आंसर दूंगा, लेकिन आप तब तक कमेंट सेक्शन पे इसका आंसर जरूर दे दें कि अगर मैं डायहाबिट-रॉस का टेस्ट क्रॉस करता हूं तो जो रेशियो है वो क्या होने वाला है और वो क्या रेशियो हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने लास्ट क्लास में आपको मल्टीपल एलिलिज्म के बारे में बताया था, और मैंने आपको यह भी बताया था कि यार जो हमारा ब्लड ग्रुप है ना, एबीओ ग्रुपिंग, वो तीन रूल्स का एग्जाम्पल है। उसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस भी लगता है, लॉ ऑफ कोडोमिनेंस भी लगता है, और मल्टीपल एलील्स होते हैं। दैट्स व्हाई मल्टीपल एलिलिज्म का रूल भी इसमें फॉलो होता है। ये बात आप अपने दिमाग में बेशक बढ़िया तरीके से ऐड कर लें। सो व्हाट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म? किसका एग्जांपल है मल्टीपल एलिलिज्म? ये है आपके एबीओ ग्रुपिंग का, क्योंकि इसके पास 3 एग्जांपल हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, जिनमें ऐसी ज्यादा एलील्स होंगे वो मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जांपल है, और उसका आंसर ऐसा कुछ होता है। अब हम पहुंचते हैं एक और मल्टीपल एलिलिज्म के अलावा एक नया एग्जाम्पल है, उसमें भी 2-3 रूल फॉलो होते हैं, उनके बारे में भी हमें समझना है। जैसे एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको। ठीक है, ये एग्जाम्पल है आपके प्लियोट्रोपिज्म का। अब ये क्या एग्जाम्पल है भाई? प्लियोट्रोपिज्म एक एग्जाम्पल है हमारे पास में। जैसे मान लेते हैं, मैं एग्जाम्पल डायरेक्टली बताता हूं, आप सोचना कि वो कौन सा रूल फॉलो कर रहा है। जैसे यार एक एग्जाम्पल है स्टार्च सिंथेसिस इन पी प्लांट। ठीक है, पी सीड के, पी का अगर हम सीड देखें तो उसमें स्टार्च, अब आप सभी को पता है यार कि पी प्लांट में जो है ना स्टार्च का सिंथेसिस होता है। उसके लिए एक जीन है, मतलब टोटल जीन है। जैसे कैपिटल बी एक जीन है, एक कैपिटल बी स्मॉल बी जीन है, और एक जीन है स्मॉल बी। एनसीईआरटी कहती है कि अगर कैपिटल बी है तो उनके पास जो स्टार्च का सिंथेसिस है ये बहुत ज्यादा होता है। अगर ऐसा जीन है तो स्टार्च का सिंथेसिस ज्यादा होगा। अगर स्मॉल बी है तो उनके पास स्टार्च का जो सिंथेसिस है वो थोड़ा सा कम होता है, और अगर बी वाला है तो इसमें इंटरमीडिएट हम एग्जांपल देखेंगे कि वो बीच का है, इक्विवेलेंट, ना ज्यादा ना कम, बीच का है। अब इसके ये एग्जांपल हो गया। आप बताओ कि एक जीन या तो जैसे स्टार्च का सिंथेसिस ज्यादा है, स्टार्च का सिंथेसिस कम है, और बीच का भी है, इंटरमीडिएट है, तो ये जो रूल फॉलो कर रहा है, ये रूल फॉलो कर रहा है मेरे बच्चे इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, है ना। सिर्फ इसी एग्जांपल को अगर हम देखें तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का है। ये एग्जांपल सिर्फ स्टार्च का सिंथेसिस इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है। ठीक, दूसरी बात पे आते हैं, मैं अभी आपको समझाता जाऊंगा। जब स्टार्च का सिंथेसिस ज्यादा होता है तो इसका जो शेप है ना वो लार्ज रहता है, मतलब आप इसे कह सकते हैं कि लार्ज जो है इसका शेप बनेगा, लार्ज बनेगा, और साथ ही साथ में राउंड सीड भी बनता है, लार्ज एंड राउंड सीड। ठीक है, अब ये लार्ज है, ये थोड़ा सा स्मॉल है, और यहां पर भी साइज जो है इसका जो आएगा
साइज जो है इसका लार्ज है, इसका साइज स्मॉल है और यहां पर इसका साइज भी इंटरमीडिएट है। आप मुझे बताइए कि ये कौन सा रूल लगेगा? जब भी कभी इंटरमीडिएट किसी में आ रहा है, अगेन वही बात, इनके बीच में भी रूल लगेगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। ये पर्टिकुलर एक एग्जांपल में अगर हम देख रहे हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल लगेगा, है ना? अरे हाँ ना, पक्की बात, सही। अब अगली बात पे आते हैं, शेप में आते हैं। तो या तो राउंड शीड होगा और या तो होगा रिंकल्ड। ये एग्जांपल हो गया हमारे पास, या तो रिंकल्ड होगा या तो राउंड होगा। अब राउंड और रिंकल्ड का इंटरमीडिएट तो कुछ होता नहीं मेरे बच्चे, तो राउंड ऊपर में है, रिंकल्ड नीचे है, ये भी राउंड होगा। तो आप मुझे बताओ कि राउंड शेप का अगर सीड बना, रिंकल्ड शेप का सीड बना, तो ये कौन सा रूल लग रहा है? तो आप इसमें देखिए कि कैपिटल बी भी राउंड सीड बना रहा है, कैपिटल बी स्मॉल बी भी राउंड सीड बना रहा है और स्मॉल बी भी राउंड सीड बना रहा है और ये सीड बना रहा है। तो यहां पर लगेगा मेरे बच्चे डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। आप ये अलग अलग पहले समझ लो ठीक है, पहले अलग अलग समझ लो कि स्टार्च का जो सिंथेसिस वाला पार्ट है उसमें तीन तीन रूल अलग अलग जगह लग रहे हैं। तो पहला रूल ये लगा कि अगर कैपिटल बी है, स्टार्च सिंथेसिस ज्यादा हो रहा है, दैट्स व्हाई यार ज्यादा स्टार्च ज्यादा बड़ा बनेगा, थोड़ा सा कम स्टार्च तो छोटा बनेगा, और अगर बीच का है तो इंटरमीडिएट बनेगा। तो ये दो रूल जो हैं आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस को फॉलो कर रहे हैं कि यार लाल मतलब रेड, व्हाइट एंड पिंक। रेड है मतलब एक्सेसिव हो गया, और अगर मान लो रिसेसिव हो गया तो हमारा व्हाइट बना, और बीच का बना मतलब इंटरमीडिएट बना तो पिंक बन गया। ये इनकम्प्लीट को फॉलो कर गए। और यहां पर एक डोमिनेंस वाला फॉलो कर गया, जब राउंड राउंड दो जगह बने और रिंकल्ड वाला एक जगह पे बना। लेकिन इसके बाद एक ओवरऑल और रूल लगता है कि हमारे पास जीन एक अकेला है, एक अकेला जीन है, लेकिन ये कैरेक्टर्स तीन चार चीज को डिसाइड कर रहा है। मतलब वो स्टार्च की सिंथेसिस को भी वही डिसाइड कर रहा है, शेप को भी वही डिसाइड कर रहा है, और उसके राउंड मतलब शेप को भी डिसाइड कर रहा है, साइज को, शेप को, सबको डिसाइड कर रहा है। तो यहां पर एक नया रूल फॉलो होता है जिसे हम कहते हैं मेरे बच्चे प्लियोट्रोपिज्म। प्लियोट्रोपिज्म। अब प्लियोट्रोपिज्म क्या होता है बच्चा? अगर मैं एक फॉर्म में बोलूं कि अगर सिंगल जीन है और ये मेंटेन कर रहा है, सिंगल जीन हमारा ये मेंटेन कर रहा है, मेंटेन्स करेगा, क्या मेंटेन करेगा? मल्टीपल कैरेक्टर्स। ठीक है, तो जब भी कभी आपका सिंगल जीन मल्टीपल कैरेक्टर्स को मेंटेन करेगा मल्टीपल कैरेक्टर्स को, तो आप कहेंगे कि प्लियोट्रोपिज्म हो गया है। क्या हो गया है? प्लियोट्रोपिज्म। सो व्हाट इज एग्जैक्टली प्लियोट्रोपिज्म? व्हेन सिंगल जीन मेंटेन मल्टीपल कैरेक्टर्स नोज एज प्लियोट्रोपिज्म। क्या मेरी बात समझ में आई कि एक अकेला जीन जब बहुत सारे कैरेक्टर्स को मेंटेन करे तो उसे प्लियोट्रोपिज्म कहते हैं। इसका एग्जांपल भी हो सकता है स्टार्च सिंथेसिस इन पी प्लांट। इसका एग्जांपल आप मानेंगे पी प्लांट का, पी का सीड। अब आते हैं थोड़ा सा एनसीईआरटी की लाइन को समझते हैं कि एनसीईआरटी ने इसके लिए क्या क्या बताया है। अच्छा, इसके सारे एग्जांपल अगर आप लिखना चाहो ना कि यार सारे एग्जांपल हैं, सो मोस्ट ऑफ द जितने भी जेनेटिकल डिसऑर्डर हैं, जितने भी जेनेटिकल डिसऑर्डर हैं, जितने भी, वो सब ऐसे ही होते हैं। जितने भी जेनेटिकल डिसऑर्डर हैं वो सारे वैसे ही होते हैं। आपने देखा होगा या सुना होगा कि जैसे डाउन सिंड्रोम हो जाता है या फिर हीमोफीलिया हो गया, तो हीमोफीलिया बस होता है ना, या फिनाइल कीटोन यूरिया हो गया, तो एक अकेला जीन फिनाइल कीटोन यूरिया के लिए जिम्मेदार होता है, और वो अकेला जीन आपके हेयर्स के कैरेक्टर्स, आपके स्किन के कैरेक्टर्स, स्किन का मतलब कलर, हेयर का कलर, आंखों का कलर, और आपके मेंटल रिटार्डनेस, एक साथ चार चार कैरेक्टर को अफेक्ट करेगा, तो इसे आप प्लियोट्रोपिज्म कह सकते हैं। तो जेनेटिकल डिसऑर्डर जिसमें सिंगल जीन अफेक्ट हुआ, अगर सिंगल जीन में थोड़ा सा चेंज आया, सिंगल जीन की चेंज की वजह से मल्टीपल कैरेक्टर चेंज हो जाते हैं, जो आपके
मल्टीपल कैरेक्टर्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। ये आप ऐसा एक फ्लो चार्ट सा बना सकते हो। आइए एनसीईआरटी में समझाता हूं। कभी कभी ऐसा होता है, एनसीईआरटी ऐसी कहती है कि ओकेजनली अ सिंगल जीन प्रोड्यूस मोर देन वन अफेक्ट। ये लाइन क्या है कि कभी कभी एक जीन प्रोडक्ट जो है, एक सिंगल जीन का प्रोडक्ट अफेक्ट करता है बहुत सारे कैरेक्टर्स को। सिंगल जीन का जो प्रोडक्ट है वो बहुत सारे कैरेक्टर्स को अफेक्ट करता है। जैसे एग्जांपल देखा जाए, स्टार सिंथेसिस इन पी सीड इज कंट्रोल्ड बाय वन जीन। जो स्टार सिंथेसिस हो रही है वो सिर्फ एक जीन से कंट्रोल हो रही है, जिसका नाम है कैपिटल बी या फिर कैपिटल बी स्मॉल बी या फिर स्मॉल बी इज कॉल्ड बी। समवन कैपिटल समवन स्मॉल, पर बी ने रिप्रेजेंट किया ना, इसलिए एक जीन रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें अब जीन के दो एलील्स हैं, या तो कैपिटल बी या तो स्मॉल बी। अब बोल रहा क्या है एनसीईआरटी, सुनना। अगर स्टार सिंथेसिस जो, अगर कैपिटल बी कैपिटल की बात की जाए, ये पहला पॉइंट होगा। कैपिटल बी कैपिटल की बात की जाए, होमोजाइगस है, सो लार्ज स्टार्च ग्रेन्स बनेंगे। अब जब लार्ज स्टार ग्रेन मतलब स्टार ज्यादा हुआ, ज्यादा अमाउंट में बना, तो शेप साइज भी चेंज होगा। इन कॉन्ट्रास्ट अगर स्मॉल बी है, सो लेजर इफिशिएंसी ऑफ स्टार सिंथेसिस बिल्कुल नहीं बनेगा और प्रोड्यूस स्मॉलर स्टार्च ग्रेन। अगर स्मॉल बी है, सो स्टार्च का जो ग्रेन है, जो सीड है, वो बहुत छोटा बनेगा। समझ गए बात को? मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं। और अगर स्मॉल बी हो जाए तो इंटरमीडिएट बनता है। लेकिन अब बात यहां पर एक नई है, यहां से अब नया कहानी स्टार्ट करना। आफ्टर मैचुरेशन ऑफ सीड, जब सीड बड़ा हो जाता है, कुछ दिन के बाद मैच्योर हो जाएगा, तो आप ये देखोगे कि जो कैपिटल बी है, आप ये देखोगे जो कैपिटल बी सीड होगा वो राउंड शेप का होगा, वो राउंड होगा, और स्मॉल बी का रिंकल्ड होगा। तो स्टार्च के सिंथेसिस से उसका शेप भी, साइज भी और शेप भी मेंटेन हो रहा है। राउंड है और रिंकल्ड, लार्ज है स्मॉल है, बन रहा है ना, बढ़िया। अगर हेट्रोजाइगस है, यहां पर एक बात और समझना, हेट्रोजाइगोट का मतलब कैपिटल बी स्मॉल बी, इसने भी राउंड सीड प्रोड्यूस किया है। एनसीईआरटी का ये पैराग्राफ दिमाग में बैठता ही नहीं कि भाई साहब कहना क्या चाहते हो यार। तो इसलिए ऐसा एक फ्लो चार्ट जरूर बनाना कि पहले स्टार्च ग्रेन्स ज्यादा बना, कम बना, इंटरमीडिएट बना, साइज लार्ज बना, स्मॉल बना, इंटरमीडिएट बना। पर अगर राउंड और रिंकल्ड की बात करेंगे तो होमोजाइगस डोमिनेंट भी राउंड बनाएगा, और हेट्रोजाइगस ये जो हमारा है, हेटेरोजाइगोट जो हमारा है जाइगस, वो भी राउंड बनाएगा, राउंड बना रहा है। एंड बी सीम्स टू बी डोमिनेंट एलील, ठीक है। तो इसलिए जो बी है हमें वो डोमिनेंट एलील जैसा दिखाई दे रहा है। बट स्टार्च ग्रेन्स प्रोड्यूस्ड आर ऑफ इंटरमीडिएट साइज इन कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है। पर स्टार्च का सिंथेसिस क्या हो रहा है, इंटरमीडिएट, फिर भी लार्ज दिख रहा है। समझ रहे हो बात को? स्टार्च ग्रेन्स प्रोड्यूस आर इन ऑफ इंटरमीडिएट साइज इन कैपिटल बी स्मॉल बी, स्टार्च का सिंथेसिस जो है इंटरमीडिएट हुआ। सो यहां पर आपने टोटल 3 एग्जांपल और 3 एंगल से आपने जाना। स्टार्च ग्रेन साइज जो है, अगर स्टार्च ग्रेन साइज को देखोगे तो यहां पर कौन सा, ये जो फिनोटाइप है, ये कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये नीट का क्वेश्चन है, और ये जब भी कोई क्वेश्चन आप बनाओगे, जो आप नीट के कोई भी एमटीजी या कोई भी क्वेश्चन उठा लो, कोई भी बुक उठा लो, डॉक्टर अली उठा लो, है ना, या फिर आप कोई भी बुक उठा लो, कोई भी, है ना, दिशा पब्लिकेशन के उठा लो, है ना, कोई भी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन का कोई भी मॉड्यूल उठाओगे तो ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा कि भैया स्टार्च के सिंथेसिस, स्टार्च ग्रेन क्या फॉलो कर रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। पर असल में ये एक साथ 3 जीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसकी डेफिनेशन यहां पर नहीं लिखी हुई है, तो आप इसे याद रखना कि ये एक टाइप का प्लियोट्रोपिज्म भी है। तो आप उसे अलग अलग नजरिए से देखोगे। जैसे हमने एबीओ ग्रुप को कैसे देखा, हमने एक बार देखा अच्छा डोमिनेंट हो रहा है, ठीक है, हमने एक बार देखा कि कोडोमिनेंस हो रहा है, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल में हमने देखा कि यार ये तो मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल भी है, तो 3 रूल एक साथ लगा दिए। पर यहां पर
भी हम वैसे ही करेंगे। यहां पर भी हमने वैसे ही किया कि ये वाला जब एग्जाम्पल दिखा हमें तो हमने कहा कि यार ये इनकम्प्लीट डोमिनेंट को शो कर रहा है। फिर हमने देखा कि लार्ज और साइज इंटरमीडिएट और स्मॉल में देखा तो भी इनकम्प्लीट डोमिनेंट शो कर रहा है। पर अगर राउंड की बात की जाए तो यहां पर कोई इंटरमीडिएट कैरेक्टर नहीं है, सो या तो ये डोमिनेंट है या तो ये रिसेसिव है। सो हर अलग अलग कैरेक्टर के लिए अलग अलग जीन्स बनते हैं और अलग अलग कहानियां बनती हैं। ये टॉपिक बहुत ज्यादा पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां पर एनसीईआरटी की एक और लाइन है जिसके ऊपर और आप बात कर समझ सकते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। सो इसी कहानी में अगर हम समझें, सो डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर्स ऑफ अ जीन एंड द प्रोडक्ट दैट इज हैज इंफॉर्मेशन फॉर इट डिपेंड एज मच ऑन द जीन प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर फिनोटाइप फ्रॉम दिस प्रोडक्ट एज इट डज ऑन द पर्टिकुलर फिनोटाइप दैट वी चूज टू एग्जामिन। मतलब हम ये है कि ऐसा नहीं है कि हर किसी में डोमिनेंट रूल ही फॉलो हो रहा हो। हम एग्जामिन के लिए कौन सा प्रोडक्ट लेते हैं, कौन से एग्जाम्पल्स को सेलेक्ट करते हैं, उस हिसाब से हम अलग अलग जीन की अलग अलग मतलब डिस्क्रिप्शन निकाल सकते हैं, अलग अलग एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये एक नॉर्मल सी कहानी है, इस पर भी कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं आएगा। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर जितने एक्स्ट्रा क्रॉस हो सकते थे, जितनी कहानियां बन सकती थी, हमने सब पढ़ ली। हमने डोमिनेंस पढ़ा, हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ा, हमने को डोमिनेंस पढ़ा, हमने मल्टीपल एलिज्म पढ़ा। उसके मेजर एग्जाम्पल आप याद रखना, मिराबिलिस जलापा और एंटीरायनम, और फिर एग्जाम्पल एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। और इन एग्जाम्पल्स के बाद जरूरी नहीं है कि आपके नीट के क्वेश्चंस पे यही आए कि यही एग्जाम्पल हो, कोई भी एग्जाम्पल हो जाए। और हर एग्जाम्पल में कभी भी अगर आपको इंटरमीडिएट दिखाई दे, समझ लेना वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। और अगर सिर्फ दो ही कैरेक्टर दिखाई दे, समझ लेना डोमिनेंस है। और जब दोनों कैरेक्टर दिखाई दे तो याद रखना कोडोमिनेंस है। ये बात हमेशा याद रखना, हमेशा। ठीक है, मतलब याद रखना, मतलब क्या बोल सकते हैं, इंटरमीडिएट दिखा, इंटरमीडिएट बना, मतलब पक्की बात है कि यार इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कोई भी एग्जाम्पल आप ऐसे बना सकते हो इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आप कभी इस बात को मत भूलना, जहां पर भी इंटरमीडिएट दिखाए इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। बोथ कैरेक्टर्स दिखाई दे, दोनों दिखाई दे, डोमिनेंट भी और रिसेसिव भी। अब सारे बच्चे ये जानते हो कि डीआर का मतलब क्या है, डोमिनेंट एंड रिसेसिव भी है, तो ये आ जाएगा आपका को डोमिनेंस का रूल। मैं फिर क्वेश्चन करवाऊंगा, तब तक आप इसे याद रखना है ना। और फिर या तो डोमिनेंट और दोनों रिसेसिव। ये अगर कैरेक्टर आपको दिखाई दे, रिसेसिव अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आप इसे मान सकते हो कि रिसेसिव अगर आप मान सकते हो तो ये आएगा आपका कौन सा डोमिनेंस है, नॉर्मल डोमिनेंस। ये तीनों रूल अलग अलग जगह आपको दिखाई देंगे। जो एग्जाम्पल आपके सामने हो उसका आंसर कर देना। अब आपने सारे बच्चों ने डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा हुआ है, उसमें कोई शक नहीं है ना। डाई हाइब्रिड क्रॉस मैंने पर्टिकुलर क्रॉस करवा के 9:3:3:1 निकाल के दिखा दिया था। अब हमारे पास एक रूल है जिसे अपन कहते हैं कि लॉ बेस्ड ऑन किस बात पे बेस्ड होगा, मतलब टू जीन इनहेरिटेंस, जिसे आप कह सकते हो टू जीन इनहेरिटेंस। थोड़ा सा जल्दी हम कर रहे हैं ताकि हमें समझ में भी आ जाए और हमारा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट भी ना हो। तो हम कुछ लॉज निकाल रहे हैं जो टू जीन इनहेरिटेंस पर बेस्ड है। मींस आप इसे नॉर्मल वर्ड्स में कह सकते हो कि डाई हाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड है। अब एक बात बताओ मेरे बच्चे, डाई हाइब्रिड क्रॉस पर जितने नियम हैं उससे पहले मेंडल साहब का रूल तो पढ़ो यार। मेंडल साहब ने कहा था पहली चीज, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एशॉर्टमेंट। ठीक है, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एशॉर्टमेंट क्या कहता है यार? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एशॉर्टमेंट ये कहता है कि मान लो हमारे पास दो कैरेक्टर है। जस्ट एग्जांपल के लिए मान लेते हैं हमारे पास एक कैरेक्टर है हाइट और एक हमारे पास कैरेक्टर है सीड का शेप। पक्की बात, दो लोग हमने देख लिया। हाइट या तो टॉल हो सकती है, सो टॉल को हम कैपिटल टी रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा हो सकता है डॉफ, स्मॉल टी। सीड के शेप को अगर अब हम कहें तो राउंड, और या तो हो सकता है रिंकल्ड। अगर मैं राउंड की बात करूं तो कैपिटल आर, रिंकल्ड की बात करूं तो स्मॉल आर।
ठीक है। हमारे पास ये 4 जीन है। अब क्वेश्चन ये आता है कि मान लो ये कैपिटल टी रहे, कैपिटल टी दोनों डोमिनेंस है और ये दोनों रिसेसिव है, ठीक है। मतलब आप एक नॉर्मल वर्ड्स में पहले समझ लिया करो, फिर तो आप ऑफिशियल लैंग्वेज वाला पॉइंट तो आप समझ ही लोगे। ये 2 जीन है, बताओ ये दोनों डोमिनेंट है, ये दोनों रिसेसिव है। मेंडल साहब का कहना था कि 2 जीन हैं, इसके दोनों डोमिनेंट होने का इसके दोनों रिसेसिव होने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, नॉट अफेक्ट विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेंगे, दोनों कंप्लीटली इंडिपेंडेंट एशॉर्ट करेंगे, एशॉर्ट मतलब खुद को एक्सप्रेस करेंगे, और एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन दे गेट सेपरेट। गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे वो सेपरेट हो जाएंगे और सेपरेट होते समय उनका एक दूसरे पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ेगा। ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का रूल है। आइए थोड़ा सा कहानियों को समझते हैं। हमने क्रॉस किया है डाइहाइब्रिड क्रॉस, आप कोई भी एग्जांपल ले लो, राउंड येलो, रिंकल्ड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन, ये हमने देखा था। राउंड येलो का रेशियो 9 था, रिंकल्ड येलो का रेशियो 3 था, है ना, और राउंड ग्रीन का रेशियो 3 था, रिंकल्ड ग्रीन का रेशियो 1 था। इस पे भी एक क्वेश्चन ऐसा है जो आउट ऑफ एनसीईआरटी कई बार क्वेश्चन बच्चे मतलब थोड़ा सा लिख दिया जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक बात याद रखना, ये जो राउंड और येलो दिखाई देगा, इनके लिए हमेशा वर्ड यूज किया जाएगा होमोजाइगस डोमिनेंट। दोनों के दोनों होमोजाइगस डोमिनेंट है ना, ये वाला है। रिंकल्ड एंड ग्रीन के लिए जो वर्ड यूज किया जाएगा वो यूज किया जाएगा रिसेसिव होमोजाइगस, रिसेसिव होमोजाइगस, ठीक है, ये वर्ड आएगा। पर इन दोनों के लिए इसमें रिंकल्ड जो है और रिंकल्ड और येलो, रिंकल्ड देखो रिसेसिव है, येलो डोमिनेंट है, तो आप इसे हाइब्रिड कहोगे। ये हाइब्रिड दिखाई दे रहा है, राउंड और ग्रीन दिखाई दे रहा है, ये हाइब्रिड है, और हाइब्रिड का हमेशा एक ही मतलब होता है, हेटेरोजाइगस। तो जरूरी नहीं है कि हर बार आपको एग्जाम्पल के साथ पूछे। कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यार इनमें से हेटेरोजाइगस कौन है, यार इनमें से होमोजाइगस कौन है। तो मतलब क्वेश्चन पूछने के अपने अपने चांस बनेंगे, और उन अपने अपने चांस में ये एग्जांपल जरूर याद रखना कि भैया हमको 9 जो है ना। अच्छा, कई बार ये क्वेश्चन आता है कि बताओ मैंने एक डाइहाइब्रिड क्रॉस किया, मुझे बताओ हेटेरोजाइगस आने के चांस कितने हैं। या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि मैंने एक क्रॉस किया, मुझे चांस कितने बताओ, तो 16 में से 6, ये दोनों हेटेरोजाइगस है, ये 3 और ये 3 दोनों मिलाकर 6। अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि अदर देन डोमिनेंस कैरेक्टर कितने आ सकते हैं, जिसमें प्योर डोमिनेंस है ही नहीं, तो डोमिनेंट कैरेक्टर केवल 9 में है। डोमिनेंट कैरेक्टर राउंड वाला और येलो वाला केवल 9 में है, बाकी बचे 7 रिसेसिव वाले हैं। बाकी बचे जो 7 हैं वो रिसेसिव वाले हैं। सो कोई डोमिनेंट है, कोई रिसेसिव है, ऐसे ही आगे लाइफ बढ़ती है। ये बात याद रखना, इनकी क्रॉस को याद रखना, इनके ऊपर बहुत डिटेल में क्वेश्चन आएगा जो मैं करवाऊंगा, ठीक है। तो इन द रेशियो ऑफ 9:3:3:9 कैन बी डिराइव्ड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, इनका हमने सब कुछ क्रॉस किया था और ये रेशियो हमको मिला था। इसमें हमें कोई शक नहीं है, इसमें हमें कोई शंका होनी भी नहीं चाहिए कि 9:3:3:1 जो है वो किस चीज का रेशियो है। क्वेश्चन पढ़ते समय आप इस बात का पूरा ध्यान रखें कि पूछा क्या है। अगर आपसे कंप्लीट डोमिनेंट पूछा है मतलब 9 रेशियो के बारे में पूछ रहा है। अगर आपसे हाइब्रिड के बारे में पूछ रहा है तो वो 3:3 रेशियो के बारे में पूछ रहा है। आपसे अगर रिसेसिव होमोजाइगस के बारे में पूछ रहा है तो वो केवल एक कैरेक्टर है। तो जैसा भी आप पूछें आप उसके आंसर को बना लेना। ये नीट का क्वेश्चन है, मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, तब तक आपको ये बात याद रहनी चाहिए। अगले पॉइंट पे आते हैं। सो इन सारे ऑब्जर्वेशन में डाइहाइब्रिड क्रॉस देखा गया, मतलब क्रॉस बिटवीन 2 जीन, 2 ट्रेट्स, 2 कैरेक्टर्स, 2 ट्रेट्स के बीच में जब भी हम क्रॉस करेंगे हम उसे डाइहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। इसने यहां पर एक रूल फॉलो किया और उसका नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और इसमें एकदम सीधी सी एक लाइन लिख दी गई कि भैया इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब क्या, 2 ट्रेट्स हैं, दोनों ट्रेट्स का एक दूसरे से कोई खास रिलेशन नहीं है, दोनों एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो आज इसके साथ भी था, अगर टॉल राउंड के साथ था तो टॉल रिंकल्ड के साथ भी है, टॉल रिंकल्ड के साथ भी है। समझ रहे हैं बात को?
उनका एक दूसरे को बिल्कुल अफेक्ट नहीं कर रहे हैं। टॉल को सिर्फ टॉल से मतलब है, राउंड को सिर्फ राउंड से मतलब है। हाइट का कैरेक्टर अलग है और शेप का कैरेक्टर अलग है। समझ रहे हैं बात को? सो व्हेन टू पेयर ऑफ ट्रेड्स, ये लाइन को आप एकदम दिमाग में बैठा लो, मैं जो समझा रहा हूं। व्हेन टू पेयर ऑफ ट्रेड्स आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड केस, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर्स। जब दो कैरेक्टर हैं, उनका सेग्रीगेशन, उनका सेपरेशन एकदम सेपरेट होते समय वो एकदम अलग है, उनमें कोई समस्या नहीं है। चाहे वो टॉल रहे, चाहे वो राउंड रहे, चाहे वो कोई भी कैरेक्टर रहे, कोई भी कैरेक्टर एक दूसरे को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं कर रहा है। वो एकदम याद रखना, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर टोटली इंडिपेंडेंट है। इसको देखने में तो समझ में आ जाता है, पर लिखने में समझ नहीं आता कि मतलब दिखेगा कैसे यार ये। तो मतलब वही है जैसे कैपिटल टी वाला है ना, और स्मॉल टी है, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ऐसा नहीं कि दोनों एक दूसरे से मिक्स हो जाएंगे, ये दोनों भी सेपरेट हो जाते हैं, इनका भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं। कैपिटल टी स्मॉल टी है, यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल आर होगा, तो ये दोनों का कोई ऐसा रिलेशन नहीं है। गैमेट फॉर्मेशन टाइम पे ये सेपरेट होंगे और सेपरेट होकर ही आगे चलते रहेंगे, इनके बीच में कोई भी चीज नहीं है। बहुत आसानी से समझो, इनके ऊपर बहुत लंबे लंबे थॉट्स नहीं आएंगे, मेन कॉन्सेप्ट आएगा, बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। तो पुनेट स्क्वायर जो रिप्रेजेंट हुआ था उसके बारे में हम बताते हैं कि पुनेट स्क्वायर ने क्या क्या बताया था। सो रेजिनॉल्ड सी पनेट, आपने इनका नाम तो सुना ही होगा। बहुत जबरदस्त साइंटिस्ट थे और बहुत जबरदस्त इनका कॉन्सेप्ट भी था। क्या कहते हैं इन्होंने, यहां पर क्या कहा? इन्होंने कहा कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ टू पेयर ऑफ जीन ड्यूरिंग मियोसिस, जैसे हम कोई भी दो कैरेक्टर्स हम यहां पर लेते हैं, कोई भी दो कैरेक्टर हम लेते हैं, वो एकदम सेपरेट होता है। दोनों कैरेक्टर एकदम सेपरेट होते हैं। जैसे सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ जीन कैपिटल आर स्मॉल आर, ये अलग है। 50% ऑफ गैमेट्स जो है कैपिटल आर के रहेंगे और 50% ऑफ स्मॉल आर के रहेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर मेरे पास दो जीन हैं एक्स और वाई, तो ये सेपरेट हुआ तो 50% एक्स एंड 50% वाई रहेगा। इसमें कोई समस्या है क्या? बिल्कुल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नाउ बिसाइड है गैमेट्स हैविंग ईच आइदर आर या स्मॉल आर, दोनों में से या तो कैपिटल आर होगा या तो स्मॉल आर होगा। अब इट शुड बी हैव द एलील कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अगर इनके पास मान लो एक और एलील है कैपिटल वाई स्मॉल वाई, मान लेते हैं, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर हियर, द सेग्रीगेशन ऑफ 50% कैपिटल आर एंड 50% ऑफ स्मॉल आर इंडिपेंडेंट होगा 50% ऑफ वाई से एंड 50% ऑफ स्मॉल वाई से। बिल्कुल सेपरेट है, उनमें कोई एक दूसरे को अफेक्ट कर ही नहीं रहा है। टॉल वाला राउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, येलो वाला येलो को रिप्रेजेंट कर रहा है। 50% ऑफ जो वाई हैं वो बनेंगे। सो 50% ऑफ आर बियरिंग जो गैमेट्स होंगे हैज वाई एंड अदर 50% हैज वाई, मतलब स्मॉल वाई। समझ रहे हैं? मतलब यही कैरेक्टर है कि जब भी हम यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे, जो मैंने आपको पहले बता ही दिया है, उसमें कोई शक नहीं है कि जैसे मान लो कैपिटल टी कैपिटल आर रखे हुए हैं, या स्मॉल टी और स्मॉल आर रखे हुए हैं, तो हम क्रॉस करते समय हम क्या कह रहे थे? कैपिटल टी कैपिटल आर, और यहां पर कह रहे थे स्मॉल टी स्मॉल आर, है ना। अब जब ये है सो 50% ऑफ टी, ये यारे 50% में है ना, कैपिटल टी है तो ये 50% इधर है और 50% ये है। ये इसी 50% में कैपिटल टी के साथ कैपिटल आर भी है और इसी 50% में स्मॉल टी के साथ स्मॉल आर भी है। सो ये दोनों एकदम 50-50% बढ़िया रखे हुए हैं, उन्हीं की तरह से जा रहा है। उसमें कोई एक दूसरे को मिक्स करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। सो 4 टाइप के गैमेट्स बनते हैं। जब इनके आगे अगर आप जनरेशन लेकर जाओगे तो इनसे कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल टी, सॉरी कैपिटल टी और स्मॉल टी और कैपिटल आर स्मॉल आर बनता है। तो इस केस में क्या बनेगा? एक कैपिटल टी कैपिटल आर बन जाएगा, बहुत शानदार। कैपिटल टी स्मॉल आर बन जाएगा, बहुत शानदार। स्मॉल टी कैपिटल आर, और ज्यादा शानदार, स्मॉल टी स्मॉल आर। देखो सबको, इसका कैपिटल टी ने एक बारी कैपिटल आर को लिया है, कैपिटल टी ने स्मॉल आर को लिया है, स्मॉल टी ने कैपिटल आर को लिया है, स्मॉल टी ने स्मॉल आर को लिया है, सब मिलकर बांट कर बैठे हुए हैं।
सब मिक्स होकर बैठे हैं, उनका सेपरेशन, अच्छा जब इनको सेपरेट होना पड़ेगा तो चाहे वो ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, सब के सब अपने आप को इजीली सेपरेट करेंगे। यही है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये बात याद रखना, ठीक है। इनमें से सभी की फ्रीक्वेंसी, अब ये 25% ये है, ये 25% ये है, 25% ये है, 25% ये है, कुल मिला के मतलब 1/4%, 1/4, 1/4, 1/4, ये सब कैरी कर रहे हैं, ये गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे। और इसके बाद क्या बनता है आपको तो पता ही है कि सिस्टीन स्क्वायर बनते हैं, और सिस्टीन स्क्वायर बनने के बाद उनका जो भी रेशियो आता है वो बनता है। हम सिस्टीन स्क्वायर बनाएंगे और उसमें 9:3:3:1 आता है, और वो तो हम पहले कर चुके हैं। हम बस इसमें ये देखेंगे कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या चीज है, खत्म, बस इतनी सी बात है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को लेकर कि भैया जी एक जीन दूसरे जीन को बिल्कुल अफेक्ट नहीं कर रहा है। स्मॉल टी को कर सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी को अफेक्ट कर सकता है, पर कैपिटल टी स्मॉल आर को बिल्कुल अफेक्ट नहीं कर सकता। वो तुम्हारा पेयर नहीं है, दूसरे के पेयर में बिल्कुल भी ताका झाकी ये वो करने की जरूरत नहीं है। ये है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और ये है कहानियां। कुछ टॉपिक में प्लियोट्रॉपिज्म के बाद पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ये सारी चीजें चली गई हैं, पर मैं हल्का हल्का मैंने आपको पढ़ा दिया है कि प्लियोट्रॉपिज्म क्या होता है। तो एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, और वो है हमारा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बच्चों को एक बार हल्के से बता देता हूं ताकि आप हल्का हल्का समझ लें। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब होता है बेटा, हमारे पास मल्टीपल जीन है, सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। मल्टीपल जीन, सिंगल कैरेक्टर। कैरेक्टर कैसा होगा? सिंगल कैरेक्टर होगा। मल्टीपल जीन है पर कैरेक्टर हमारा सिंगल होगा। जैसे मैं आपको बताता हूं, अगर कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी है तो वो डार्क स्टेन, डार्क पिगमेंटेशन होगी। शरीर जो है डार्क पिगमेंट बनेगा, स्किन पिगमेंट। एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, ह्यूमन का स्किन का कलर, ठीक है। सो ह्यूमन का स्किन का कलर जो है हमारे पास डार्क पिगमेंट का बनेगा, ठीक। अगर मतलब मान लेते हैं कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल से स्मॉल टी हुआ, तो ये मतलब बन जाएगा कि इंटरमीडिएट है, ना बहुत ज़्यादा गोरा ना बहुत ज़्यादा काला, इंटरमीडिएट एल्बियो मिलियो इसे अपन कह सकते हैं। स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, एकदम लाइट स्टेन, अंग्रेज दिखाई देगा जी, लाइट स्किन दिखाई देगी एकदम। तो ये एग्जाम्पल बन जाता है आपके पास। ये 3 एग्जाम्पल हैं। पहले एनसीईआरटी का पार्ट हुआ करता था, पर आजकल ये एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है, तो हम सिर्फ इतनी चीज़ों को ही समझ के हम यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे। मुझे उम्मीद है बहुत बेसिक तरीके से आपके दिमाग में ये बात बैठी होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ हमने पढ़ ली है एनसीईआरटी पे, यहाँ पर मेंडलिज्म कंप्लीट हो जाता है। अब हमारे पास चीज आएगा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, और वो एक बहुत जबरदस्त पार्ट है जिसको हम अपन नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। और फिर क्रोमोसोमल जो थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, सटन बावेरी का कॉन्सेप्ट, और उसके बाद टीएच मॉर्गन का कॉन्सेप्ट, और उसके बाद की बाकी चीजें हम डिस्कशन करेंगे। सो होप सो आज की वीडियो आपका, आज का ये एनसीईआरटी की लाइन और लाइन टू लाइन आपके दिमाग में एकदम बैठ गया होगा, कहीं कोई शंका नहीं होगी, कहीं पे कोई शक नहीं होगा। वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और कॉमेंट सेक्शन पे बताना मुझे कि डाईहाइब्रिड का जीनोटाइप रेशियो क्या होता है। सारे बच्चे कमेंट पे जरूर बताना। लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।